नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उनका जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया है कि ये एग्ज़ाम इस दिन को जो है वो होगा। अब देखिए, बच्चे पेपर वन को लेकर चिंतित भी हैं, तो पेपर वन के लिए हम जो है वो हिमाचल जी के मिशन अलाइड में डिस्कस करते ही हैं, परंतु बीच बीच में हम इस तरह की मैराथन क्लासेस ज़्यादा क्वेश्चन भी जो है डिस्कस करते रहेंगे, ताकि कम समय में जो है वो आपका ज़्यादा रिवीजन हो सके, क्वेश्चंस को सॉल्व आप कर पाएँ, चाहे वो डायरेक्टली लिंक कर सॉल्व कर पाएँ, चाहे इनडायरेक्टली लिंक कर जो है वो सॉल्व कर पाएँ। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपने आने वाले एग्जाम्स में, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोलते हैं फ्रॉम विच प्रिंसली स्टेट राजा साहिल वर्मन रिसीव्ड वन कॉबलर फैमिली एज अ डॉरी। तो बोलते हैं कि किस रियासत से राजा साहिल वर्मन को दहेज के रूप में जो है वो एक मोची परिवार जो था वो मिला था। तो दहेज के रूप में एक मोची परिवार जो है वो राजा साहिल वर्मन को मिला था नूरपुर रियासत से। नूरपुर इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर चंबा की हम बात करते हैं तो राजा मेरू वर्मन के द्वारा उसकी स्थापना जो है वो की गई थी। चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने की थी। और नूरपुर रियासत की बात करते हैं तो नूरपुर रियासत भी एक इंपॉर्टेंट रियासत है। इसकी स्थापना जो है वो राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी। लगभग 1000 एडी में इसकी स्थापना की गई थी। परंतु इसी रियासत के एक महानतम शासक हुए, शक्तिशाली शासक हुए, जिनका नाम जगत सिंह था। जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर हुई। जगत सिंह ने जो है वो चंबा को भी अपने कंट्रोल में ले रखा था कुछ टाइम के लिए। इन्होंने जो है वो एक तारागढ़ फोर्ट भी जो है वो बनवाया था। जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान ही जो है वो जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ जो है वो यहाँ पर आया था। लगभग 1622 के करीब की ये बात रही थी। और फिर जहांगीर ने जो है वो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के सम्मान में जो है वो राजा जगत सिंह ने जो है वो नूरपुर का नाम जो है वो नूरपुर रखा था। अदरवाइज इसका नाम पहले धमेरी जो है वो हुआ करता था। ठीक है जी, तो ये सब आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर कुठार एंड भतरी आर टू फेमस लोकेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर अलग अलग मिनरल्स भी जो है वो पाए जाते हैं। अब ये मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा स्थान किस मिनरल के लिए जो है वो जाना जाता है, ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो बोलते हैं कुठार और भातरी किस मिनरल के लिए जो है वो जाने जाते हैं। देखिए, कुठार और भातरी की बात करते हैं तो ये कुठार आता कहाँ पर है। कुठार जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये आता है। और ये जो भातरी दिया गया है ये कहाँ पर आता है, ये चंबा में जो है वो आता है। चंबा में आता है। तो इन दोनों स्थानों को जो है जिप्सम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम की अगर हम बात करते हैं तो जिप्सम हिमाचल प्रदेश के अन्य किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि अगर हम सिरमौर की बात करते हैं तो सिरमौर के जो है वो भरील क्षेत्र में ये पाया जाता है। और सिरमौर के कोरगा क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को आपको ये मिल जाएगा। ये तो हो गई जिप्सम की बात। यहाँ पर अलग अलग मिनरल्स हमारे पास दिए गए हैं, जैसे कि क्वार्ट्जाइट दिया गया है यहाँ पर। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पुखार एरिया में जो है वो पाया जाता है। डोलोमाइट यहाँ पर दिया गया है। डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोठीपुरा में पाया जाता है। जो पंजौता एरिया है वहाँ पर पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ में पाया जाता है। लाइमस्टोन यहाँ पर दिया गया है। लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन जो है वो मंडी के अलसिंदी में पाया जाता है, सुंदरनगर में पाया जाता है, चंबा के बड़ो सिंध में जो है वो पाया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो हमने हर एक मिनरल के बारे में जान लिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक ऑप्शन को भी क्लियर कर पाएं और साथ में जितनी जानकारी हो सकती है, रेलिवेंट जानकारी जो कहते हैं, उतनी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और आगे बढ़ते रहेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर पद्म संभव लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्री इन लाहौल। तो पद्म संभव के द्वारा कौन सी मोनेस्ट्री की स्थापना जो है, किस मोनेस्ट्री की आधारशिला जो है वो लाहौल में रखी गई थी। अगर हम पद्म संभव की बात करते हैं कि इनके द्वारा जो है वो किस मोनेस्ट्री की आधारशिला जो है वो लाहौल में रखी गई थी, तो यहाँ पर किब्बर मोनेस्ट्री, ताशी मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री और गुरु घंटाल मोनेस्ट्री जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है इसकी आधारशिला जो है वो इनके द्वारा रखी गई थी। गुरु घंटाल इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाले के क्या क्या तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन पूछने के। एक तो देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन जब भी क्वेश्चन पूछता है तब वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड जैसा क्वेश्चन हमेशा पूछने की कोशिश करता है। तो मैं थोड़ा डिटेल से ही आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ से जो है वो संभावनाएं हैं क्वेश्चन पूछने की। एक तो क्वेश्चन सिंपल सा ये बन जाएगा कि गुरु घंटाल मोनेस्ट्री की आधारशिला किसने रखी थी। तो वो आपको पता है कि गुरु घंटाल मोनेस्ट्री की जो आधारशिला थी वो रखी गई थी पद्म संभव जी के द्वारा। और इसके अलावा जो है वो ये है कहाँ पर, तो ये लाहौल में स्थित है। एग्जैक्टली ये जहाँ पर चंद्रभागा नदियाँ मिलती हैं, उसके चंद्रभागा नदियाँ में से तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं। उसके ऊपर एक तुपचलिंग गांव आता है जहाँ पर ये जहाँ से नज़दीक जो है ये स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर अवलोकितेश्वर का स्टैचू जो है वो स्थित है। लगभग 8th सेंचुरी का ये स्टैचू जो है वो यहाँ पर स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है।
और यहाँ पर जो है वो एक और मूर्ति है जो वज्रेश्वरी देवी को जो है वो डेडिकेटेड है। तो ये वज्रेश्वरी देवी की मूर्ति भी जो है उस गुरु घंटाल मोनेस्ट्री में आती है। तो इतना आप इस गुरु घंटाल मोनेस्ट्री के बारे में ध्यान रखें। इसी एक मोनेस्ट्री के बारे में जानते हैं ताकि कोई बड़ा कन्फ्यूजन आपको ना हो बाकी मोनेस्ट्रीज को लेकर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चोलांग पीक, ये बोलते हैं इज लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज और ये 3270 मीटर की ऊंचाई पर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं सिंगरीला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। सिंगरीला माउंटेन पीक जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे यहाँ पर बोलते हैं कि माउंटेन रेंज दैट सेपरेट हिमाचल प्रदेश फ्रॉम प्लेन्स इज पीर पंजाल। देखो ये तो स्टेटमेंट सही लग रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग जो है वो चोटियाँ आती हैं उनमें से हम एक चोटी जो है वो पढ़ते हैं चोलांग पीक। चोलांग पीक जो है वो 3270 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो आती है। परंतु एक बात हमने ये पढ़ी है कि ये धौलाधार रेंज में आती है ना कि पीर पंजाल में। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होती क्योंकि इतनी सी सही है, इससे आगे ये गलत हो जाती है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरे में बोलते हैं सिंगरीला माउंटेन पीक लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाँ, सिंगरीला हमने पढ़ी है कि लाहौल स्पीति में ही आती है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। आगे बोलते हैं द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट हिमाचल प्रदेश फ्रॉम प्लेन्स इज पीर पंजाल। अगर पीर पंजाल प्लेन से अलग करते तो शिवालिक क्या करती होगी, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये काम तो शिवालिक का है। तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया था चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एक तो तीसरा गलत हो गया, दूसरा तो सही था, पहला भी गलत था। तो ओनली 3 एंड 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। बोलते हैं चोलांग पीक 3270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, धौलाधार पर्वतमाला में ये स्थित है। और बोलते हैं सिंगरीला पीक जो है वो लाहौल स्पीति में जो है स्थित है। और बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को मैदानों से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है वो मुख्य रूप से जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी ये टच करती है, परंतु मुख्य रूप से मतलब जो ज़्यादा पार्ट इसका आता है या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से शिवालिक में आता है, तो वो जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। शिवालिक को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक को आपने ध्यान रखना है कि मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसका एल्टीट्यूड भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी ऊंचाई इसकी है, तो 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखना। स्टेटमेंट बनाकर एमसीक्यू में कैसे भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ आपका। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं स्कोडी खड इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये तो क्लियर कर दिया है कि स्कोडी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, परंतु बोलते हैं कि स्कोडी ब्यास की सहायक नदी है, किस स्थान पर जो है ये ब्यास की सहायक नदी है, किस जिले में जो है वो ब्यास की सहायक नदी ये है। तो ये जो है वो क्या मंडी में है, कुल्लू में है, हमीरपुर में है, कांगड़ा में। तो देखिए कि मंडी में जो है वो मंडी इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मंडी में जो है ये ब्यास की सहायक नदी है। अगर हम मंडी में ही बात करें कि ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां बनती हैं, तो मंडी में ब्यास की सहायक नदियां जो है वो एक रमा बनती है, हंसा बनती है, तीर्थन बनती है, सुकेती बनती है, यहाँ पर बनेड़ बनती है, एक जीवनी बनती है, उहल बनती है। तो इस तरह की सहायक नदियां जो है मंडी में बनती है। कुल्लू में अगर हम बात करें कि ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां बनती हैं, क्योंकि जैसे ब्यास नदी जो है वो निकलती है तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से होकर भी ये बहती है, मंडी से भी होकर ये बहती है, कांगड़ा से होकर भी ये बहती है। कुल्लू में मुख्य सहायक नदियाँ इसकी पार्वती बन जाती है, मल्लाना बन जाती है, मनालसू बन जाती है, फोजल बन जाती है, पिन बन जाती है। इस तरह की सहायक नदियाँ बनती हैं, और भी होंगी। आगे बोलते हैं कांगड़ा में अगर हम बात करते हैं तो कांगड़ा में बिनबा बनती है, बाणगंगा बनती है, बनेर बनती है, गज, चक्की, मानूनी, ये सहायक नदियाँ जो हैं वो ब्यास की बनती हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या ऐसा डाटा पूछा जाएगा एग्जाम में? बिल्कुल पूछा जाएगा, याद रखना भी पड़ेगा। एक बार भी सुना होगा अगर अच्छे से, तब भी पेपर में ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये सवाल होगा कि क्या हमें ये सारा डाटा जो है लिखना भी पड़ेगा साथ साथ में? देखिए अभी आपका पेपर 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 दिन आपके पेपर को जो है वो है। किसी को 15 हैं, किसी को 10 हैं, किसी को 20 हैं, किसी को 25 हैं। तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए। सिर्फ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए, बाकी जितनी बार चलते फिरते इन वीडियोस को सुन सकते हैं, सुनिए, रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज कीजिए। लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज से अभी पढ़िए, रिवाइज ज़्यादा कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, खुद ब खुद पेपर में जब बैठेंगे तो ऑप्शन खुद ब खुद एलिमिनेट होते रहेंगे अगर इस तरह से आप इस प्रोसेस को दोहराते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जब मेडिकल ऑफिसर में बच्चों ने नहीं पढ़ी होती जीके, जब मेडिकल ऑफिसर इन वीडियोस को देखकर जो है वो बन सकते हैं बच्चे, या फिर इन वीडियोस को देखकर मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं पेपर 1, तब आप क्यों नहीं कर सकते? आपने तो जीके पढ़ी भी होगी आपने अच्छे से, तो ये चीज़ें ईजी हैं। बस वो दिक्कत है कि आपको थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर भी रखना है
और एक प्रोसेस के साथ काम करना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोलते हैं सेन और सेन इज द ट्रेडिशनल ग्रुप डांस परफॉर्म्ड बाय मेन इन पांगी, कि ये सेन नृत्य जो है पांगी में पुरुषों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। बोलते हैं इन मैनी विलेजेस ऑफ पांगी लोकल पीपल फ्रॉम देयर ओन काउंसिल नोन एज द प्रजामंडल, कि पांगी के कई गाँव में स्थानीय लोग अपनी खुद की परिषद बनाते हैं जिसे वो प्रजामंडल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट से सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका ध्यान रखना है कि सेन नृत्य होता है, पारंपरिक समूह नृत्य होता है, पांगी में पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। ये लोग जो है वो यहाँ पर अपने काउंसिल बनाते हैं जिसको प्रजामंडल का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विशेष महिला उत्थान योजना। हमने पहले भी ये पढ़ी है विशेष महिला उत्थान योजना, क्या इस योजना में बात की गई है। बोलते हैं देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड अ स्टाइपेंड ऑफ 3000 रुपी पर मंथ अंडर दिस स्कीम, की 3000 रुपये का वजीफा जो है वो इसके तहत दिया जाता है। या फिर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द टेस्ट फी ऑफ द ₹800 पर ट्रेनी एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड। देखिए पहली स्टेटमेंट तो सही है कि इसमें स्टाइपेंड जो है वो दिया जाता है। अब क्या ये 3000 ही दिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि हाँ ये 3000 ही स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाता है। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ टेस्ट फी, 800 रुपये टेस्ट फी पर ट्रेनी दी जाती है, तो ये बात भी सही है कि पर ट्रेनी टेस्ट फी दी जाती है 800 रुपया। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये दिया किसको जाता है, क्यों दिया जाता है। तो ये दिया जाता है जो वुमेन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली सेक्स वर्कर हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए दिया जाता है, उनको जो है उनकी स्किल डेवलप करने के लिए दिया जाता है ताकि वो अपने पैरों पर फिर स्टैंड हो सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बोथ 1 और 2 जो है वो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तब आप हमारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप टाइमली जो है वो चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ पाएंगे, उसके साथ ही जो है वो आप संभावनाएं इंक्रीज कर पाएंगे कि आपका पेपर 1 अच्छे से क्लियर हो जाए, पेपर 1 में कोई डाउट ना रहे और पेपर 2 में अगर आपकी कमांड है तो आप अच्छा रैंक जो है वो ला सके। इनफैक्ट आगे जो है वो इंटरव्यू भी इसका होता है, परंतु चलो अपनी तरफ से जो कोशिश आप पेपर 1 पेपर 2 में कर सकते हैं, पेपर 1 की जो है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द लोकायुक्ता बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन द ईयर। तो लोकायुक्त बिल हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो कब ये इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था, कब ये विधेयक यहाँ पर पेश किया गया था। देखिए लोकायुक्त पहले कौन थे, प्रेजेंट टाइम में कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बिल कब एग्जैक्टली पेश किया गया था, ये तो आप अक्सर पढ़ लेते हैं कि 1983 में ये बिल जो है वो पेश किया गया था, परंतु आप देखेंगे कि हर एक ऑप्शन में 1983 यहाँ पर दिया ही गया है। तो क्या 1 अप्रैल को, क्या 1 मई को, क्या 1 जून को, क्या 1 जुलाई को। तब आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो लोकायुक्त जो विधेयक है वो जो है वो जून 1983 को जो है वो पारित किया गया था। 1 जून ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त बने थे वो जस्टिस TVR दत्ताचार्य जो है वो बने थे। ये जो है वो अगस्त 1983 से 1988 तक जो है वो लोकायुक्त जो है वो रहे थे हिमाचल प्रदेश के। अगर हम इसी तरह जो है वो बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, तो लोकायुक्त प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। उनका नाम जो है वो क्या है, उनका नाम जो है जस्टिस CB बरोवालिया जो है वो उनका नाम है, जस्टिस CB बरोवालिया उनका नाम है। अच्छा, आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। अगर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ये 1971 में जो है वो गठित किया गया था, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये जो है वो शिमला में जो है वो स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके जो है वो पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच जो है वो इसके पहले जो है वो अध्यक्ष बने थे। ठीक है जी, तो ये भी आपको ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं वेयर इन हिमाचल प्रदेश इज द रेजिडेंस ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रेजिडेंस हिमाचल में था, कहाँ पर इनका रेजिडेंस था, प्रीणी मनाली में जो है मनाली के समीप प्रीणी एक गांव है जहां पर इनका रेजिडेंस हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबंध है यहाँ से, मतलब ओरिजिनल रेजिडेंस नहीं है इनका यहाँ पर, परंतु उन्होंने घर बनाया था यहाँ पर प्रीणी के समीप, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन अमंग द हिल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द शिमला, की शिमला की पहाड़ी रियासतों में से भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाली पहली रियासत कौन सी थी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली पहाड़ी रियासत कौन थी जो भारतीय संघ में शामिल हुई थी। भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत ये जो था वो ठियोग हुआ करती थी। इसका ऑप्शन A जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और क्या कुछ यहाँ से याद रखा जा सकता है, आपने एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो
ठियोग रियासत थी, इसके राजा थे। इन्होंने 17 अगस्त 1947 को स्वतंत्र ठियोग की लोकतांत्रिक सरकार का गठन जो था वो किया था। और राज्य की बागडोर जो है वो आपने ये ध्यान रखना है कि राज्य की बागडोर जो है वो जनता को सौंप दी थी, मतलब भारतीय संघ में कुछ खुद को जो है वो विलय इन्होंने कर लिया था। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1947 को जो है वो स्वतंत्रता जो है वो इंडिया को जो था वो मिली थी, परंतु ये रियासत इमीडिएटली 1-2 दिन बाद जो है वो इसमें मिल जाती है। यहाँ के राजा अपने प्रजा को जो है वो उन बंधनों से मुक्त कर देते हैं जो ट्रेडिशनल थे। फिर यहाँ पर सरकार का कानून चलता है। फिर आपको ये पता है कि 15 अप्रैल 1948 को बाद में चलकर हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर। इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टोटल 30 छोटी बड़ी रियासतें थी जिनको मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 30 रियासतों में से जो है वो 26 रियासतें ऐसी थी जो शिमला हिल स्टेट की थी, और 4 रियासतें ऐसी थी जो पंजाबी पहाड़ी रियासतों की जो है वो थी, और 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। पहले जो चीफ कमिश्नर बनते हैं वो NC मेहता बनते हैं, और साथ में ही जो है वो इनके जो चीफ कमिश्नर के भी जो है वो एडिशनल चीफ कमिश्नर बनते हैं, वो E पेंडुल मून जो है वो बनते हैं। ठीक है जी। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि उस टाइम हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 ही जिले बनाए गए थे। एक महासू जिला बनाया गया था, एक सिरमौर जिला बनाया गया था, मंडी जिला बनाया गया था, चंबा जिला जो है वो बनाया गया था। बाद में चलकर 1956 में आपको पता है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 4 टाइम। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि फॉर 4 टाइम 4 बार मुख्यमंत्री कौन रहे। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, वो जो है वो वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, और वो 6 बार जो है वो रहे हैं। 4 बार कौन रहे हैं, तो रामलाल ठाकुर की बात करें, रामलाल ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, परंतु 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। YS परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, और लगातार ये जो है वो 4 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है वो बने थे। लगातार 4 बार बने, उसके बाद जब इन्होंने रिजाइन कर दिया तो रामलाल ठाकुर बने, और उसके बाद YS परमार मुख्यमंत्री नहीं बने थे। प्रेमलाल धूमल की बात करते हैं, तो प्रेमलाल धूमल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 बार मुख्यमंत्री हिमाचल के रहे, ये 2 बार मुख्यमंत्री जो है वो बने। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जो है वो पहले नॉन कांग्रेसी जो है वो मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहले जो नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, वो जो है वो श्री शांता कुमार जी जो था वो थे। शांता कुमार जी जो था वो थे पहले नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और ध्यान रखना है कि शांता कुमार जी कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो रहे। शांता कुमार जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी 2 बार जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था वो रहे थे। दोनों बार ही इनका टेन्योर काफ़ी स्ट्रगल भरा जो था वो रहा था वैसे, परंतु इन्होंने कुछ बहुत अच्छे परिवर्तन भी जो है उन्होंने उस टाइम किए थे, जिनके लिए इनको आज भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड स्टार्टेड फ्रॉम कालका। तो कालका से हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण जो है वो कब शुरू हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं अभी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछ लिया जाए, घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन और उनका आंसर याद होना चाहिए, डिटेल में जो बताया जाता है वो याद होना चाहिए, खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है इसकी निर्माण जो है कालका से 1850-51 में जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उस टाइम आप जानते हैं कि उस टाइम जो है टाइम हुआ करता था गवर्नर जनरलों का, तो वो जो टाइम था स्पेसिफिक वो कौन से गवर्नर जनरल का टाइम हुआ करता था, उस टाइम लॉर्ड डलहौजी का जो है वो कार्यकाल हुआ करता था। ये वही लॉर्ड डलहौजी था जिसके कार्यकाल के दौरान जो है वो लैप्स की नीति भी आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं। हड़प की नीति भी जो है वो इसके कार्यकाल के दौरान आई थी। लैप्स की नीति ये थी कि अगर कोई भी राजा ऐसा है जिसका कोई भी जो है वो खुद का बच्चा नहीं है, तो वो उसका जो जितना भी शासन होगा वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा। वो उसको जो है वो ये अधिकार नहीं था कि वो किसी को फिर अपनी मर्जी से राजा बना सके या फिर गोद पुत्र ले सके, वो अधिकार उसको नहीं था। फिर 1857 का विद्रोह भी हुआ था, वन ऑफ द रीजन ये भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन वाज द वेन्यू ऑफ द डिसिसिव बैटल फाउट अराउंड 1814-15 बिटवीन द गोरखा एंड द बुशहर स्टेट। तो 1814-15 के आसपास बोलते हैं गोरखा और बुशहर रियासत के बीच लड़ी गई निर्णायक लड़ाई का स्थान क्या था। तो ये चिड़गांव के समीप जो था वो हुई थी, चिड़गांव के समीप हुई थी। ये भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम मिलेंगे किताबों में पढ़ने को, ठीक है, तो इनको नोट करना है। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर स्की स्लोप्स। तो बोलते हैं स्की स्लोप्स के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है। स्की स्लोप्स के लिए सोलंग स्थान जो है वो जाना जाता है। सोलंग कहाँ पर आता है, सोलंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आता है। सोलंग पीक हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि
सोलंग पीक जो है वो कहाँ पर आती है? सोलंग पीक जो है वो कुल्लू में ही जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोलते हैं द सतलुज डिवाइडेड किन्नौर ऑलमोस्ट इनटू इक्वल पार्ट, कि सतलुज किन्नौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इन तिब्बत सतलुज रिवर इज नोन एज द जुंगटे, कि सतलुज को जो है वो तिब्बत में जुंगटे के नाम से जो है वो जाना जाता है। देखिए सतलुज नदी की अगर हम बात करते हैं तो सतलुज नदी जो है वो इंपॉर्टेंट नदी है हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश में लगभग जो है ये सबसे लंबी नदी जो है वो कही गई। 320 किलोमीटर के करीब जो है ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, और हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिन नहीं होता, ये पीछे से तिब्बत से बहती हुई जो है वो आती है, और तिब्बत में इसको जुंगटे नाम से ही जो है वो जाना जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो आपके पास सही हो गई। अब हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर जो है वो एंटर करती है? सिपकिला दर्रे के समीप, सिपकी दर्रे के समीप जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो एंटर कर जाती है। और उसके बाद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को ये 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अब ये इस तरह से जो है ये बहती है, 320 किलोमीटर ये बहती है, सबसे लंबी नदी ये है। हिमाचल प्रदेश में 5 ही नदियाँ बहती हैं, सबसे लंबी नदी जो है ये सतलुज है, सबसे छोटी नदी यमुना है, 20-22 किलोमीटर के करीब हिमाचल में बहती है। उसके बाद जो है वो रावी नदी जो है वो आती है, जो 158 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है रावी नदी? 158 किलोमीटर जो है वो बहती है। और इसके अलावा जो है वो ब्यास नदी भी आती है, ब्यास नदी जो है वो 256 किलोमीटर जो है वो बहती है। और चेनाब नदी आती है जो 122 किलोमीटर जो है वो बहती है। हिमाचल प्रदेश में इन टर्म ऑफ लेंथ अगर आप देखेंगे तो ये चेनाब नदी सतलुज नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी आती है, परंतु इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, वॉल्यूम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये चेनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो हिमाचल की फिर बनती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सतलुज के बारे में लिखा गया है, डिवाइड किन्नौर ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ग्रीक स्कॉलर्स मेंशन द रिवर जरास्ट्रा ड्रॉज या फिर हाइसेड्रस भी इसको जो है मेंशन किया गया है। प्रोनाउंसिएशन देखना आप इसके अपने हिसाब से। इन तिब्बत इट इज नोन एज जुंगटे और मुक्सुंग भी इसको यहाँ पर जो है वो बोलते हैं। द रिवर ट्रेवर्सिस फॉर अबाउट 140 किलोमीटर इन किन्नौर। ठीक है जी, ये भी पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई हैं। अच्छा, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनको इसकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी गई है पहले ही, तो पीडीएफ आपको जो टेस्ट सीरीज ग्रुप है आपके वहाँ पर मिल गई है। टेस्ट सीरीज ग्रुप में ये महीना आपका बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि हम हर एक एंगल से क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहाँ पर टेस्ट सीरीज में, फुल एंड टेस्ट सीरीज में जो है वो हर एक एंगल से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। हम संभावनाएं तराश रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर हो सके। बाकी डिपेंड करता है सारा का सारा कि आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर हो रहा है। लक सही हुआ तो मतलब आपका साथ दे दिया, लक नहीं तो इजी रहेगा आपके लिए काफ़ी टेस्ट शीट से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं यहाँ पर मोनेरंग विलेज इज लोकेटेड इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। मोनेरंग गांव लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में स्थित है। या फिर बोलते हैं तशीगंग पुलिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन इन दी वर्ल्ड, की तशीगंग जो है वो हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन है वर्ल्ड का। अब देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इनमें से अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही नहीं है। मोनेरंग जो है वो चंद्रा वैली में नहीं आता, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, ये गलत है। और तशीगंग की बात करते हैं तो ये तो हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन है, ये बात जो है वो सही है वर्ल्ड की। जब भी लोकसभा के इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए, तब हमने ये पढ़ा है। मोनेरंग विलेज जो है वो सांगला वैली में जो है वो आता है, सांगला तहसील में आता है किन्नौर की, ये आपने ध्यान रखना है। तशीगंग का ध्यान रखना है कि 15,256 फीट एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। और तशीगंग जो है वो स्मॉल हैमलेट है हिमाचल प्रदेश का, जो हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन जहाँ पर जो है वो बनाया गया है। अब पुलिंग स्टेशन की जब बात चली है तो अभी पंचायतों के इलेक्शन जो है वो हुए थे। पंचायतों के लिए जो है वो हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पर बनाया गया था, तब तशीगंग में नहीं बनाया गया था। अब देखिए पंचायतों के लिए जो हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था, वो भी एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो वो जगह का नाम भी आपने ध्यान रखना है कि पंचायतों के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश में कॉमिक में जो है वो बनाया गया था। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा गिरिराज पत्रिका में। कॉमिक में जो है ये बनाया गया था, कॉमिक लाहौल स्पीति में ही आता है, काजा सब डिवीजन में ये आता है, तो वहां पर जो है ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द 1991 तो बोलते हैं 1991 से लेकर 2001 तक हिमाचल प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि हुई थी, एक डिकेड में, एक दशक में जो वृद्धि हुई थी वो कितनी थी। तो डिकेडल ग्रोथ जो यहाँ पर हुई थी वो 17.54% जो था वो हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट थी या फिर डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, इसको डिसेनियल ग्रोथ रेट भी बोला जाता है, तब भी ये 17.54 ही आएगा।
अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट है, मतलब एक दशक की ग्रोथ रेट है, वो कितनी है, तब वो है 12.94%। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और ऐसा पूछ लिया जाए कि 1991 की जनगणना हुई थी तब कितनी थी, तो 1991 की जनगणना के अनुसार ये 20.79% जो था वो थी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए अब तीनों में से तो आपका सही होगा। आगे बोलते हैं द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द कैंग्यूर एंड तेंगूर इज प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पा। तो बोलते हैं कैंग्यूर और तेंगूर के सबसे बड़े संग्रह जो है वो निम्नलिखित में से किस गोम्पा में रखे गए हैं, किस मोनेस्ट्री में जो है वो रखे गए हैं। तो ये कारदंग मोनेस्ट्री में जो है वो रखे गए हैं। जो कारदंग मोनेस्ट्री है ये कहाँ पर जो है वो आती है, तो ये लाहौल स्पीति में आती है। ये जो है वो खारदंग विलेज में जो है वो स्थित है। लगभग 900 एडी के करीब इसको जो है वो बनाया गया था, 900 एडी के करीब इसको बनाया गया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट गोम्पा जो है ये लाहौल का, जो लाहौल स्पीति का जो है वो है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि ये लाहौल में आती है कि स्पीति में आती है, डिस्ट्रिक्ट तो लाहौल स्पीति है परंतु रीजन इसका लाहौल है, लाहौल रीजन में जो है ये आती है। बाद में चलकर कहा जाता है कि 1912 में इसको फिर से रेनोवेट किया गया था लामा नोरबू के द्वारा, ये कारदंग के ही थे। और यहाँ पर जो है वो कैंग्यूर और तेंगूर की ये भोटी लैंग्वेज में है, ये टेक्स्ट हैं इनके, जिनके बारे में जो है वो यहाँ पर लार्जेस्ट कलेक्शंस जो है वो रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। बोलते हैं हेनरी इरविन वॉज आर्किटेक्ट ऑफ गॉर्डन कैसल एट शिमला, कि हेनरी इरविन के द्वारा शिमला का गॉर्डन कैसल बनाया गया। गॉर्डन कैसल वॉज बिल्ट इन ए नियो गॉथिक टाइप ऑफ द आर्किटेक्ट इन 1904, कि 1904 में इसको जो है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया। आगे बोलते हैं यहाँ पर गॉर्डन कैसल इज यूज्ड एज द ऑफिस ऑफ रेलवे बोर्ड, की रेलवे बोर्ड के ऑफिस के रूप में इसको यूज किया जाता है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन सी, की सी को छोड़कर बाकी सभी करेक्ट हैं। तो बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, की गॉर्डन कैसल वॉज बिल्ट इन नियो गॉथिक टाइप ऑफ द आर्किटेक्ट इन 1904, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप ध्यान रखिए कि एस जैकब के द्वारा जो है वो गॉर्डन कैसल का निर्माण जो है वो शिमला में किया गया था। गॉर्डन कैसल एक बिल्डिंग है जो नियो गॉथिक टाइप में बनी हुई है 1904 में। गॉर्डन कैसल इज यूज्ड एज एन ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल, यहाँ पर एजी ऑफिस स्थित है, एजी ऑफिस यहाँ पर स्थित है, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो यहाँ पर स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है गॉर्डन कैसल के बारे में। आगे बोलते हैं यहाँ पर व्हाट अलाउंस वाज गिवन टू द ऑफिशियल ऑफ चंबा इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन दे प्रोसेस्ड ऑन ड्यूटी टू द पांगी रीजन। देखिए जब चंबा में पुराने टाइम में पांगी के लिए जो है वो भेजा जाता था अधिकारियों को, तो उनको कौन सा अलाउंस जो है वो दिया जाता था, तो उनको पहले ही फ्यूनरल अलाउंस जो है वो पहले ही दे दिया जाता था, ठीक है। चंबा को बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र जो है वो माना जाता था, तो इसलिए इनको फ्यूनरल अलाउंस पहले ही दे दिया जाता था, ठीक है। अगर चंबा की बात हो रही है, पांगी की बात हो रही है, तो चंबा से पांगी की ओर अगर आपने जाना हो तो मुख्य दर्रा जो आता है वो कौन सा आता है, चंबा से पांगी को जोड़ने वाला मुख्य दर्रा एक साच दर्रा जो है वो आता है, दूसरा दराती दर्रा जो है वो आता है। ये दो दर्रे हैं जो मुख्य रूप से जो है वो जोड़ते हैं। आगे बोलते हैं नेम द बुशहर रूलर हु इशूड क्वाइन थेला। तो बोलते हैं ये थेला कॉइन जो है, थेला कॉइन जो है वो किसके द्वारा इशू किया गया था, पहले तो ध्यान रखना बुशहर रियासत के द्वारा। बुशहर रियासत के कौन से रूलर थे जिनके द्वारा ये इशू किया गया था, तो ये केहरी सिंह थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। काफ़ी टाइम से हमने इस बुशहर रियासत के बारे में भी जो है वो रिवाइज नहीं किया है, तो एक बार बुशहर रियासत के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। बुशहर रियासत की स्थापना माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज या फिर पुत्र प्रद्युमन के द्वारा जो है वो की गई थी। इसमें जो है वो 110वें वंश के जो राजा आए थे वो चतर सिंह आए थे, जिन्होंने कामरू से सराहन को अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। राजा केहरी सिंह जो है वो यहाँ के प्रोमिनेंट राजा थे, जिनको अजानुबाहु भी जो है वो कहा जाता था। राजा केहरी सिंह को औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। जो लवी का इंटरनेशनल मेला आप बुशहर में देखते हैं वो राजा केहरी सिंह के द्वारा ही स्टार्ट करवाया गया था। और साथ में ही जो है वो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो राजा शमशेर सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था। राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों का साथ देने से यहाँ पर इनकार जो है वो कर दिया था। बुशहर रियासत के जो अंतिम शासक हुआ करते थे वो राजा पदम सिंह जो था वो हुआ करते थे। तो इतना सब आप बुशहर के बारे में याद रखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं देयर आर 2 जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वन इज एट करसोग, वेयर इज द अदर वन। तो बोलते हैं कि मंडी में 2 जर्सी मवेशी प्रजनन फार्म आते हैं, एक करसोग में है, दूसरा कहाँ पर है, दूसरा कामंद में जो है वो आता है, कामंद में आता है। कामंद में ही जो है वो IIT भी स्थित है। हिमाचल में IIT कहाँ पर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है वो कामंद में स्थित है। आगे बोलते हैं टू विच आर्मी डिड द लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह इंदौरा हु गॉट महावीर चक्र इन 1948 बिलोंग। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं
कि जो महावीर चक्र विजेता या फिर जिनको महावीर चक्र 1948 में दिया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह, ये जो है वो बोलते हैं सेना की किस इकाई से थे, तो ये गोरखा राइफल से थे। गोरखा राइफल, इसका ऑप्शन ए सही आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट रूरल लिटरेसी रेट। तो सबसे कम रूरल लिटरेसी रेट कहाँ का है। अब देखो लिटरेसी रेट तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार याद होना ही चाहिए, परंतु रूरल भी अर्बन भी ये सारे याद होने चाहिए और सारे हमने आपको करवाए भी हैं। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूरल लिटरेसी रेट की। तो सबसे कम जो रूरल लिटरेसी रेट जो है वो आता है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो कहाँ का आता है, वो चंबा का जो है वो आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। एक बार मोटे मोटे तौर पर रिवाइज करवाते हैं आपको। हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है वो 82.80% जो है वो है। अगर हम रूरल लिटरेसी रेट की बात करते हैं कि हिमाचल का रूरल लिटरेसी रेट कितना है, तो 81.9% हिमाचल का रूरल लिटरेसी रेट है। इसमें से जो मेल रूरल लिटरेसी रेट है वो कितना है, मेल रूरल लिटरेसी रेट 89.1% जो है वो है। फीमेल का कितना है, फीमेल रूरल लिटरेसी रेट कितना है, तो वो कितना है, वो 74.6 है, 74.6 है। सबसे कम जो है वो जो रूरल लिटरेसी रेट है वो चंबा का है 70.6, और सबसे अधिक जो रूरल लिटरेसी रेट है वो कहाँ का है, वो भी आपने ध्यान रखना है, हमीरपुर का है 87.8। पूरे हिमाचल में अगर हम ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो 82.80% है, और इसमें से मेल लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, वो 89.5% है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 75.9% है, और साथ में ही अगर हम यहाँ पर देखें हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का वो हमीरपुर का 88.2% है, लोएस्ट चंबा का 72.2% है। जब रूरल की भी हमने बात कर ली तो चलो अर्बन की भी ही कर लेते हैं, क्योंकि चलो क्या पता अर्बन ही एग्जाम में पूछ लिया जाए। जो अर्बन लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का वो 91.1% जो है वो है। मेल अर्बन लिटरेसी रेट जो है वो हिमाचल प्रदेश का 93.4% है। फीमेल अर्बन लिटरेसी रेट हिमाचल का जो है वो 88.4% है। तो ये आपने ध्यान रखना है मेल फीमेल अर्बन लिटरेसी रेट के बारे में। जो हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट है वो कहाँ का है, तो हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट भी आप ध्यान रखना कि वो जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट का है 93.1%। और सबसे कम कहाँ का है, तो ये पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ का तो 0 ही जो है वो है। और उसके अलावा जो है वो कहाँ का है, जो आप लोएस्ट की बात कर रहे हैं तो वो ऊना का है 86.6%। ठीक है, इतना आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट दी गई हैं। बोलते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजय वर्मन गद्दी ब्राह्मण्स एंसेस्टर्स केम फ्रॉम दिल्ली टू भरमौर। की अजय वर्मन चंबा के राजा थे, इनके शासनकाल के दौरान गद्दी ब्राह्मण के पूर्वज दिल्ली से भरमौर आए थे। या फिर अगले स्टेटमेंट में बोलते हैं राजा मेरू वर्मन ऑफ चंबा हैड बिल्ट 2 टेम्पल नेम चंद्रगुप्ता और कामेश्वर टेम्पल। देखो ये जो चंद्रगुप्त और कामेश्वर टेम्पल थे ये चंबा में ज़रूर हैं, परंतु ये टेम्पल जो है वो राजा मेरू वर्मन ने नहीं, राजा साहिल वर्मन के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। और पहली स्टेटमेंट की अजय वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो है वो गद्दी ब्राह्मण एंसेस्टर जो है वो आए थे दिल्ली से भरमौर, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली वन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमने दोनों स्टेटमेंट क्लियर भी कर ली कि दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि राजा साहिल वर्मन थे जिनके कार्यकाल के दौरान जो है ये 2 मंदिर चंद्रगुप्त और कामेश्वर जो था वो बनवाए गए थे। आगे बोलते हैं कृष्णा दत्त सुल्तानपुरी, केडी सुल्तानपुरी भी इनको बोलते हैं। केडी सुल्तानपुरी वॉज इलेक्टेड टू लोकसभा फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो केडी सुल्तानपुरी जो है वो लोकसभा के लिए कितनी बार चुने गए थे, ये 6 बार जो है वो लोकसभा के लिए जो है वो चुने गए थे। केडी सुल्तानपुरी एक प्रोमिनेंट जो है ये पॉलिटिशियन थे। अब केडी सुल्तानपुरी की बात हो रही है तो लोकसभा के लिए जो है ये कितनी बार चुने गए, ये जो है वो 6 बार चुने गए। कहाँ से ये चुने जाते थे ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लोकसभा से जो है ये चुने जाते थे। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि केडी सुल्तानपुरी शिमला से जो था वो चुने जाते थे। ठीक है, शिमला से ये चुने जाते थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो ये थे ही। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं इन 1792 राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द स्टेट ऑफ मंडी। की संसार चंद ने 1792 में मंडी को हराया था। संसार चंद द रूलर ऑफ कांगड़ा कैप्चर्ड द राजा ईश्वरी सेन ऑफ मंडी एंड हेल्ड हर कैप्टिव
अराउंड 10 ईयर कि कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो है वो मंडी के राजा ईश्वरी सेन को पकड़ लिया था, 10 वर्षों तक बंदी बनाकर जो है वो रखा था अपने पास। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट की। बोलते हैं कि 1792 में राजा संसार चंद ने जो है वो मंडी को इन्वेड किया था, मंडी के ऊपर इन्होंने आक्रमण जो है वो किया था। तो ये कथन जो है वो सत्य है कि जो संसार चंद ने जो है वो मंडी के ऊपर जो है वो आक्रमण किया था। 1792 के अराउंड की ही ये बात जो था वो रही थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती है। परंतु दूसरी स्टेटमेंट की ईश्वरी सेन को बंदी बनाया था, हाँ ईश्वरी सेन को बंदी बनाया गया था, परंतु 10 वर्षों तक नहीं 12 वर्षों तक बंदी बनाकर जो है वो नदौन में रखा गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, ओनली वन इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ध्यान रखें कि जब संसार चंद ने मंडी पर आक्रमण किया था तो मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बना लिया था, 12 वर्षों तक बंदी बनाया था और नदौन में रखा था। जब गोरखाओं के द्वारा जो है वो संसार चंद के ऊपर आक्रमण किया गया तब जो है वो ईश्वरी सेन वहां से छूटकर जो था वो आए थे, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि कब छूटे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश। ऊपर हम पढ़ रहे थे कि जिप्सम के लिए ये स्थान जाने जाते हैं, राजबन हो गया, भात्री हो गया, तिल्लेरधार हो गया, कोरगा हो गया, इनमें से कौन से जाने जाते हैं। देखो एक बात तो क्लियर है कि हमने जो है वो तिल्लेरधार कहीं पर भी अभी तक नहीं पढ़ा जिप्सम के लिए, तो ये तो नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दो। ये एलिमिनेट कर दिए, जहां जहां पर तीसरा ऑप्शन है वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी यही सही होगा। जिप्सम के लिए कोरगा, भात्री और राजबन को जाना जाता है। पेपर में भी यही टेक्निक लगती है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जिप्सम बोलते हैं फाउंड इन कुठार सोलन में, भात्री नियर चंबा में और कोरगा और भरील एरिया जो सिरमौर के हैं वहां पर जो है वो पाया जाता है। आगे बोलते हैं हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेज बाउंड्री विद पंजाब। हिमाचल के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पंजाब के साथ बाउंड्री लगाते हैं। तो 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल के जो पंजाब के साथ बाउंड्री लगाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 डिस्ट्रिक्टों में सोलन डिस्ट्रिक्ट आता है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट आता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देखिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर हिमाचल का मैप देख कर जाएँ, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाए किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। तो पंजाब तो हमने क्लियर कर लिया, यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। पहले तो 2011 की जनगणना के अनुसार एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो डेंसिटी थी वो कितनी थी, वो थी 123। मैंने आपको सिंपल सी बात कही है कि 12 के 12 डिस्ट्रिक्टों की डेंसिटी जो है वो आप ट्रिक बनाकर याद कीजिए कोई भी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की जो है वो है, हमीरपुर की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो 407 हमीरपुर की डेंसिटी है। हमीरपुर के बाद दूसरे नंबर पर डेंसिटी जो है वो किसकी है, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो ऊना की जो है वो है। ऊना की डेंसिटी जो है वो 338 जो है वो आ जाती है, 338 आ जाती है। ऊना के बाद जो है वो तीसरे नंबर पर बिलासपुर जो है वो आता है, बिलासपुर की डेंसिटी 327 जो है वो आ जाती है। बिलासपुर के बाद जो है वो सोलन जो है वो आता है, सोलन की जो डेंसिटी आती है वो कितनी आती है, सोलन की डेंसिटी भी आपने ध्यान रखनी है कि 300 जो है वो पूरी 300 सोलन की डेंसिटी है। और उसी तरह जो है वो आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो है वो हो जाएगा ऊना, बिलासपुर, सोलन, ये वाला ऑप्शन सही। अब ये तो चलो ऑप्शन क्लियर हो गया, आपका आंसर क्लियर हो गया। अगर आप बात करते हैं सबसे कम डेंसिटी कहाँ की है, तो सबसे कम डेंसिटी जो है वो है कहाँ की, लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की डेंसिटी 2 है। लाहौल स्पीति के बाद लोवेस्ट में दूसरा नंबर जो है वो किन्नौर का आता है, किन्नौर की डेंसिटी 13 जो है वो आती है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है चंबा का और चंबा के साथ कुल्लू का। चंबा और कुल्लू की डेंसिटी जो है वो 80 जो है वो आती है, चंबा और कुल्लू की डेंसिटी। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे 7-8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही क्लियर हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही याद रह जाएंगे, अगर 7-8 डिस्ट्रिक्ट भी याद कर लिए तो बाकी ऑप्शंस खुद ही एलिमिनेट पेपर में फिर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वाज गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हेन फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन हिमाचल प्रदेश। हम पढ़ रहे थे कि शांता कुमार जो है वो पहले जो है वो मुख्यमंत्री बने थे नॉन कांग्रेस के। तो उस टाइम जो है वो गवर्नर कौन हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के, गवर्नर का नाम ध्यान रखें, उस टाइम अमीनुद्दीन अहमद खान हुआ करते थे। अमीनुद्दीन अहमद खान, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले पेपर 1 में, तभी ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए गए हैं उसी पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 अगर आपने पहले दिया होगा, देखे होंगे पेपर, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार हर पेपर आसान नहीं होता।
और इस तरह के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना है तब हमें जो है वो एक अच्छी ट्रिक अपनानी पड़ती है। आगे बोलते हैं नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बाबा भालकू म्यूजियम सिचुएटेड। बाबा भालकू म्यूजियम, बाबा भालकू राम वो थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को राह दिखाई थी कि यहाँ से शिमला कालका रेलवे का जो है ट्रैक निकाला जा सकता है, और वहाँ से ही निकाला गया था। तो बाबा भालकू जी के नाम पर ये म्यूजियम बनाया गया है जो कि शिमला में बनाया गया है, ओल्ड बस स्टैंड के पास में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट बिल्ट इन पैगोडा स्टाइल। तो इनमें से कौन सा मंदिर पैगोडा स्टाइल में नहीं बनाया गया है। अगर हम देखेंगे शक्ति देवी टेम्पल, ये जो है वो कहाँ पर आता है, ये छतराड़ी में जो है वो आता है, छतराड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये हमने कुल्लू के नग्गर में पढ़ा है और इसका हमने पढ़ा है ये पैगोडा स्टाइल में आता है। आदि ब्रह्मा टेम्पल कुल्लू के कोखान में आता है, ये भी हमने पढ़ा है कि ये जो है वो पैगोडा स्टाइल में आता है। पराशर टेम्पल मंडी में आता है, ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। ये तो तीनों पैगोडा स्टाइल में बने हुए हैं। तो एक ही टेम्पल बच गया हमारे पास, शक्ति देवी टेम्पल डिस्ट्रिक्ट चंबा के छतराड़ी का, ऑप्शन ए यही सही आंसर होगा। ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, तो ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे वो थे गुग्गा के द्वारा इसको बनाया गया था, और ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मेरू वर्मन इसको जो है वो बनाया गया था। 7th सेंचुरी के करीब की जो है ये बात रही थी। यहाँ पर जो मेन जो मूर्ति है वो ब्रास की मूर्ति बनी हुई है शक्ति देवी की, और कश्मीरी स्टाइल में जो है वो उसको बनाया गया है। ये जो मैंने कीवर्ड बोले ना लास्ट में कि ब्रास की मूर्ति है, कश्मीरी स्टाइल में बनाई हुई है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं तो उनको भी नोट करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु बिल्ट द जातक फोर्ट ऑफ नाहन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो जातक फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था 18वीं शताब्दी के अंत में, तो ये रणजौर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। गोरखाओं में हुआ करते थे रणजौर सिंह, जिनके द्वारा ये जातक का किला जो है वो बनवाया गया था। आगे बोलते हैं इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ओपन द बिस्सो कॉटन स्कूल, ये BCS इसको बोलते हैं, BCS स्कूल इन शिमला टू फॉर्म ऑफ थैंक्स टू गॉड। तो भगवान को धन्यवाद करने के लिए ये BCS स्कूल जो है वो 1859 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं द छनक छम डांस इज परफॉर्म्ड बाय लामाज इन लाहौल स्पीति, कि छनक छम डांस लाहौल स्पीति में लामाज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बोलते हैं द छनक छम डांस इज परफॉर्म्ड एवरी 3 ईयर, कि 3 सालों में ये परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए हमने लाहौल स्पीति का ये छनक छम डांस पढ़ रखा है, ये 3 सालों में परफॉर्म किया जाता है, ये तो सही बात है। और ये जो है वो बोलते हैं कि लामास के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी सही बात है। देखिए ये जो है वो एक फेस्टिवल है, चखार फेस्टिवल कर जिस दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है, भगवान बुद्ध को जो है उन समर्पित जो है ये होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक दी गई हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यहाँ पर दोनों सही हैं। छनक छम डांस इज द सेरेमोनियल डांस परफॉर्म्ड बाय लामाज इन लाहौल स्पीति रीजन। बोलते हैं ये एक चक्कार फेस्टिवल जो है, चक्कर फेस्टिवल, इसके दौरान परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ छम डांस। जो छम डांस हम पढ़ते हैं ना कि एक छम डांस के नॉर में भी परफॉर्म किया जाता है, राक्षस नृत्य, उसका ही ये एक जो है वो फॉर्म है। अ मास्क्ड एंड द कॉस्ट्यूम्ड डांस एसोसिएटेड विद तिब्बतियन बुद्धिस्ट एंड तिब्बतियन बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट फेस्टिवल। बोलते हैं द डांस इज परफॉर्म्ड एवरी 3 ईयर टू पे होमेज टू लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध को जो है ये समर्पित होता है। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं इन 1963 हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली, कि 1963 में हिमाचल प्रदेश जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। बोलते हैं ऑन 18th नवंबर 1970 द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वाज पास्ड, कि 18 नवंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। तो इसका जो है वो ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों, थोड़ा डिटेल से देखिए, क्योंकि 18 दिसंबर थी उस दिन, 18 दिसंबर 1970 को ये स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है वो पास किया गया था, और 25 जनवरी 1971 को ये अनाउंस कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा कि हिमाचल को जो है वो 18वें नंबर का राज्य जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, टेरिटोरियल काउंसिल का तो सही दिया गया था कि टेरिटोरियल काउंसिल जो है 1963 में विधान परिषद को जो है वो विधानसभा में परिवर्तित जो है वो कर दिया गया था, ये तो सही दिया गया था। ये क्लियर हुआ आपका यहाँ से। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग HPRC के एग्ज़ाम के लिए और आप जर्नल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जर्नल अवेयरनेस, सिर्फ जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप तैयारी पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी जैसे एग्जाम के लिए कर रहे हैं,
तब भी आप हमारी स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं और इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक ही स्लॉट से जो है वो पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी जो है वो क्लर्क, सेक्रेटरीट और हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए, हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम होगा और ये क्लर्क सेक्रेटरीट का जो एग्ज़ाम होगा, इसके लिए भी हमने एक ही टेस्ट सीरीज चलाई है ताकि ये दोनों एग्ज़ाम कवर हो सकें। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की ही तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। आप अपनी तैयारी के अनुसार किस पेपर के लिए आप जो है ड्रीम लेकर चले हुए हैं, किस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं महाकाली लेक जो सिचुएटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की महाकाली झील कुल्लू जिले में स्थित है। बोलते हैं मुल्किला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन भागा वैली की मुल्किला ग्लेशियर भागा वैली में स्थित है। पीर पंजाल माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर फ्रॉम स्पीति फ्रॉम तिब्बत। बोलते हैं पीर पंजाल रेंज जो है वो किन्नौर स्पीति तिब्बत को अलग करती है। बोलते हैं मुल्किला पीक जो है वो लाहौल स्पीति में आती है। एक बात तो ऑप्शन देखकर क्लियर होती है कि कोई दो ही स्टेटमेंट सही है। तो एक तो बात ध्यान रखना कि ये मुल्किला पीक लाहौल स्पीति में आती है, एक ये स्टेटमेंट सही है। जहां पर फोर्थ नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके। अब देखो आप तीसरी ऑप्शन देखो। तीसरी ऑप्शन में बोला गया है कि पीर पंजाल रेंज किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। नहीं, ये जो है वो पीर पंजाल रेंज का काम नहीं है। ये काम जो है वो किस रेंज का है, आपने ध्यान रखना है। एक झांसकर रेंज आती है, झांसकर रेंज स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। तो तीसरी ऑप्शन भी जो है वो गलत है, ये झांसकर होगा। आगे बोलते हैं ये जो मुल्किला ग्लेशियर आता है ये भागा वैली में आता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं जो भागा वैली में आते हैं, जिनमें से मुल्किला भी एक ग्लेशियर है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। महाकाली लेक आप जानते हैं कि ये कुल्लू में नहीं है, ये चंबा में जो है वो महाकाली लेक जो है वो आती है। ठीक है, कहाँ पर आती है महाकाली लेक, ये जो है वो चंबा में आती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक तो आपका पहला ऑप्शन भी गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो गया। ओनली 4 and 2 आर करेक्ट। यहाँ पर महाकाली लेक चंबा में आती है, मुल्किला ग्लेशियर भागा वैली में आता है, झांसकर वैली सेपरेट करती है किन्नौर स्पीति तिब्बत को, जो मुल्किला पीक आती है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आती है। तो इस हिसाब से आपने ऑप्शंस को जो है वो सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर लचोरी एंड सरोल विलेजेस आर सिचुएटेड फ्रॉम वेयर इंडो ग्रीक कॉइन्स हैव बीन फाउंड। तो लचोरी और ये सरोल गांव कहाँ पर आते हैं, जहाँ से इंडो ग्रीक कॉइन मिले थे, तो ये चंबा में आते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा भी पूछ सकता है कि चंबा के कौन से गांव थे जहां से इंडो ग्रीक्स के कॉइन मिले थे, तो वो लचौरी और सरोल गांव आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948। बोलते हैं सिरमौर एंड चंबा वर मर्ज्ड इट इनटू 1950। ये तो गलत हो गया क्योंकि 1950 में हिमाचल में सच कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है। बोलते हैं द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महासू वॉज क्रिएटेड आफ्टर मर्जिंग द प्रिंसली स्टेट ठकुराइंस एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। हाँ, महासू वैसे ही बना था, ये तो सही है। किन्नौर वॉज एडिड टू इट इन मई 1960। किन्नौर को मई 1960 में जोड़ा गया था, ये भी सही है। किन्नौर 1960 में ही जुड़ा था, मई महीने में ही। बिलासपुर वाज मर्ज्ड इट इनटू 1951। नहीं, बिलासपुर जो है वो यहाँ पर 1954 में जो है वो आकर जुड़ा था। ठीक है, तो ये चौथी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। हमारे पास दूसरी और तीसरी सही है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन हिमाचल प्रदेश की। बोलते हैं पहली स्टेटमेंट में नो इफेक्ट ऑफ इट, कि हिमाचल में इसका कोई प्रभाव नहीं था। क्यों नहीं था? बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ यहाँ पर दिया था। बुशहर रियासत के राजा शमशेर सिंह ने यहाँ पर साथ नहीं दिया था, तो पहली तो गलत हो गई। इट हैड नॉट रिसीव्ड एनी हेल्प फ्रॉम पीपल। नहीं, मैंने कहा ना कि बहुत सारी रियासतें ऐसी थी, चंबा बिलासपुर ऐसी रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ये भी गलत हो गया। बोलते हैं सिरमौर बटालियन ऑफ गोरखा सोल्जर्स रेफ्यूज्ड द ऑर्डर ऑफ द मार्चिंग टू अम्बाला। हाँ, इन्होंने जो है वो बगावत की थी, इन्होंने मार्च करने से मना कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर वैली इन किन्नौर। तो किन्नौर की लार्जेस्ट रिवर वैली जो है वो कौन सी है? ये जो है वो सतलुज वैली जो है वो किन्नौर की जाती है, जो लार्जेस्ट रिवर वैली जो है वो आती है। तो सतलुज इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सतलुज के बारे में पहले ही हम बहुत कुछ जान चुके हैं कि ये सबसे लंबी नदी है। सतलुज जो है किन्नौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर एंटर करती है वो सब हम जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द सब आर्कटिक क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द हिमालयन एल्टीट्यूडल रेंज। तो इनमें से बोलते हैं पहचान कीजिए कि
ऊंचाई कौन सी ऊंचाई श्रृंखला का उप आर्कटिक जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सब आर्कटिक क्लाइमेटिक रीजन जो है वो उसका एल्टीट्यूड कितने से कितने के बीच में आता है? तो उसका एल्टीट्यूड 3500 से 4500 मीटर के बीच में आता है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, वेयर डज द चेनाब रिवर एंटर द पांगी वैली ऑफ द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये चेनाब नदी निकलती कहाँ से? हम दो नदियाँ पढ़ते हैं, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा ही जो है वो चेनाब के नाम से आगे चलकर जानी जाती हैं। ये वैसे एग्जैक्टली बारालाचा के नज़दीक से जो है वो निकलती हैं, अपोजिट साइड से। और बोलते हैं कि पांगी में ये कहाँ पर एंटर करती हैं? तो भुजिंद के समीप ये पांगी में एंटर जो है वो कर जाती है। भुजिंद के समीप ये पांगी में एंटर कर जाती हैं। और पोडर वैली आती है कश्मीर की, जिसमें ये चंबा को छोड़ देती हैं और कश्मीर में एंटर कर जाती हैं। तो ये संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ भी देती हैं। लीव कहाँ पर करती है? संसारी नाला के समीप जो है वो लीव कर देती है। इसकी चेनाब की जो कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, वैसे तो चंद्राभागा ही जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जो हैं वो आती हैं मुख्य रूप से। इसके किनारे उदयपुर शहर आपको देखने को मिल जाएगा, लाहौल स्पीति का, पांगी का किलाड़ आपको देखने को मिल जाएगा, जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये सब हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर आता है? ये ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में जो है वो आता है। और आपने ध्यान रखना है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थित है। तो पहले बोलते हैं कि इट इज सिचुएटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये मंडी में स्थित है। नहीं, ये मंडी में स्थित नहीं है, ये कुल्लू में जो है वो आता है। इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज पार्क, हाँ ये यूनेस्को की हेरिटेज श्रेणी में स्थित है, तो ये सही है। इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1990 में दिया गया था। देखिए नेशनल पार्क का दर्जा उसको 1990 में जो है वो नहीं मिला था। इसके बारे में हम बात करेंगे, परंतु अगला ऑप्शन देख लीजिए, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, नहीं है, स्मॉलेस्ट भी नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी बच गया। अब देखिए जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है ये कुल्लू में आता है। इसको 1984 में बनाया गया था। 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नेशनल पार्क का स्टेटस जो था वो दिया गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये 2014 में जो है वो शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखना है। हिमाचल में 5 ही नेशनल पार्क आते हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क इन 5 में से ऐसा है जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल है। इसके अलावा हिमाचल में पिन वैली नेशनल पार्क आता है, हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क आता है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में आता है, सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क सिरमौर में आता है, खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू में आता है, इंद्र किला नेशनल पार्क भी कुल्लू में जो है वो आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश द सांद एंड साबू फोक डांसेज आर परफॉर्म? तो सांद और साबू फोक डांसेस कहाँ पर परफॉर्म की जाते हैं? तो ये लाहौल में परफॉर्म जो है वो किए जाते हैं, लाहौल में ये परफॉर्म किए जाते हैं सांद और साबू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में और भी अलग अलग स्थानों पर डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि सांद और साबू जो है वो लाहौल में परफॉर्म किए जाते हैं। सांद का मतलब होता है ऐसे गीत जो भगवान बुद्ध की प्रेयर में जो है वो गाए जाते हैं। साबू का मतलब होता है एक डांस जो लोगों की फीलिंग्स को जो है वो प्रकट करता है भगवान के प्रति। तो ये सांद और साबू का मतलब होता है। लाहौल स्पीति में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि छनक छम भी परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति में सुनतो डांस परफॉर्म किया जाता है, लंगदरमा परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पर घुरपी डांस परफॉर्म किया जाता है, सहनी डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह के डांसेस यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि कयांग डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। कयांग डांस कहाँ पर परफॉर्म करते हैं, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। आगे देखिए, बोलते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच फॉलोइंग राजा ऑफ द कांगड़ा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इन्वेडेड? तो बोलते हैं कि कांगड़ा के किस राजा के शासनकाल के दौरान सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस पर आक्रमण जो था वो किया था। देखिए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो कांगड़ा पर आक्रमण किया था, ये बात तो क्लियर है, परंतु किस राजा के शासनकाल के दौरान जो है वो किया था, थोड़ा डिटेल से पता होना चाहिए। तो राजा रूपचंद जो था ये आते थे, किसके कार्यकाल के दौरान? राजा रूपचंद। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं जो कांगड़ा के ऊपर अटैक हुए थे उनके बारे में। देखिए पहले तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा पर 1009 ईस्वी में जो है वो आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी के द्वारा ये आक्रमण जो था वो किया गया था। नगरकोट उस टाइम बोलते थे, तो नगरकोट पर यह आक्रमण किया गया था। यहाँ का खजाना भी जो है वो लूट लिया गया था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अटैक यहाँ पर जो है वो किया गया। हाँ, फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर 1337 में जो है वो अटैक किया था।
पृथ्वीचंद यहाँ के राजा हुआ करते थे जिनको इन्होंने पराजित किया था, और उस टाइम नगरकोट के ऊपर जो है वो इन्होंने अपना शासन जो है वो किया। फिरोज शाह तुगलक आए। फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के दौरान भी आक्रमण हुआ। 1361 की बात है कि यहाँ पर नगरकोट पर आक्रमण कर घेरा डाल लिया गया था, और 1365 में जो है वो इन्होंने एक समझौता किया। इसके बाद इन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक था इसने क्या किया, कांगड़ा में जो ज्वालामुखी माता का मंदिर आता है उसको जो है वहां तक पहुंच गया जाकर, वहां पर जो है वो किताबें थी, ग्रंथ थी, उनको उठा लिया जाकर। 1300 के करीब 1300 के करीब यहाँ पर संस्कृत के ग्रंथ थे जिनको जो है वो लूटा गया, और इनकी ट्रांसलेशन जो है वो फारसी में करवा दी गई थी। हमने टेस्टिड्स में भी ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, फारसी में इसकी ट्रांसलेशन करवा दी गई थी। और ये सारी बातें होती रही किस राजा के कार्यकाल के दौरान, राजा रूपचंद के कार्यकाल के दौरान। और ये जो किताबें जो ट्रांसलेट कराई गई थी इनको नाम दलीले फिरोज शाही का नाम जो है वो दिया गया था। ठीक है, दलीले फिरोज शाही का नाम इनको दिया गया था। इनको जो ट्रांसलेट करने वाले थे वो खलीद खानी था, इनको ट्रांसलेट करने वाला, जो इनको ट्रांसलेट जो है वो कर रहा था। बाद में चलकर भी यहाँ पर आक्रमण होते रहे। गोरखाओं का आक्रमण हुआ, वो कांगड़ा किले को नहीं भेद पाए। गोरखाओं ने संसार चंद को जो है वो पराजित कर दिया था लगभग। फिर संसार चंद को जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिस संधि को ज्वालामुखी की संधि बोलते हैं। तो ज्वालामुखी की संधि कौन से ईयर में हुई थी? ज्वालामुखी की संधि 1809 में हुई थी। इस संधि के अनुसार जो है वो जो महाराजा रणजीत सिंह थे इन्होंने ये कहा कि हम गोरखाओं को जो है वो सतलुज के उस ओर धकेल देंगे, परंतु तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ गांव देने पड़ेंगे, कांगड़ा का किला छोड़ना पड़ेगा। तो महाराजा रणजीत सिंह को जो है वो 66 गांव जो है वो उस टाइम दिए गए थे, और कांगड़ा का किला सहायता के बदले जो है वो दिया गया था। तो ये सब चीज़ें जो है वो उस टाइम की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर तसारपू छू कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन HPRCA ने भी पूछा, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ये क्वेश्चन है। तो बोलते हैं तसारपू छू बोलते हैं ये कंजर्वेशन रिजर्व है, ये जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर आप तसारपू छू कंजर्वेशन रिजर्व की बात कर रहे हैं तो तसारपू छू कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो स्पीति वैली में जो है वो आता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तसारपू छू कहाँ पर आता है? स्पीति वैली में जो है ये आता है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट एक जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व है। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि कितने एरिया में ये अराउंड फैला हुआ है, तो 1585 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है ये फैला हुआ है। इतना आप ध्यान रखना कितने एरिया में फैला हुआ है, कहाँ पर जो है ये स्थित है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द शिमला हिल स्टेट्स रूलर एंड द प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन। तो सोलन में जो है वो बोलते हैं एक जनवरी 1948 को जो है वो 4 शिमला हिल राज्यों के शासकों के बीच और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों के बीच जो है वो एक संयुक्त बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा जो है वो की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जो उस टाइम की गई थी वो किसके द्वारा जो है वो की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी उस टाइम दुर्गा सिंह के द्वारा। दुर्गा सिंह इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा यहाँ से जान लेते हैं कि क्या उस टाइम जो है वो हुआ था। ऑप्शन सी तो पहले सही आंसर। दुर्गा सिंह भगाट के शासक थे। इनके अध्यक्षता में जो है प्रजामंडल के नेताओं की और शिमला के हिल रूलर्स की जो है वो एक बैठक हुई थी 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 के बीच में। ठीक है, इस असेंबली ने ये डिसाइड किया था कि एक यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो सेटअप की जाएगी और 8 मेंबर होंगे जो एक कमेटी का जो है वो हिस्सा होंगे। ये कमेटी जो है वो नेगोशिएट करेगी। नेगोशिएशन उस टाइम चल रही थी हिमाचल को लेकर ही, अभी हिमाचल बना नहीं था, तो वही नेगोशिएशन जो है वो उस टाइम चली हुई थी और उसी की बात यहाँ पर की जा रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर बोलते हैं कि कौन सा कथन सही है। बोलते हैं जानेखंग एंड जानेतंग कॉमन मैरिज सिस्टम ऑफ किन्नौर, की जानेखंग जानेतंग कॉमन मैरिज सिस्टम है किन्नौर के जो है ये है। आगे बोलते हैं यहाँ पर कि चरमी नाता इज द बेटरनल ट्रेडिशन इन किन्नौर, कि किन्नौर में चरमी नाता एक सगाई की परंपरा जो है वो है। अगर हम बात करते हैं किन्नौर में किस तरह के मैरिज के टाइप परफॉर्म किए जाते हैं, ये जानेखंग जानेतंग कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं ये पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर में एक कॉमन मैरिज का टाइप जो है वो होता है जानेखंग जानेतंग ही उसको बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही यहाँ पर दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि चारमी नाटा एक बोलते हैं कि ये बेटरनल ट्रेडिशन है यहाँ का, तो ये भी सही है, ये एक बेटरनल ट्रेडिशन है यहाँ का, ये भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट।
किन्नौर में जो मैरिज के टाइप हैं उसमें जो है वो लव मैरिज में दम चालीसा आ जाता है, दमतांग शीश आ जाता है, जूशीस आ जाता है। मैरिज बाय फोर्स, जो फोर्सफुली ज़बरदस्ती शादियां यहाँ पर करवाई जाती हैं, उसमें दरोस, दुबर, न्यामसा, दिपांग, इस तरह के टाइप जो है वो आते हैं। तो इस तरह के टाइप यहाँ पर मैरिज के आते हैं। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आगे बोलते हैं एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 56,673 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया ऑफ चंबा इज 6,522 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया ऑफ शिमला इज 5,131 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया ऑफ सिरमौर इज 3,825 स्क्वायर किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल का एरिया कितना है। हिमाचल प्रदेश का एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। 55 है ना कि 56, 55,673। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है वो कितना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसका एरिया भी कितना है। चंबा का एरिया 6,522 स्क्वायर किलोमीटर है। हाँ बिल्कुल सही, ये 6,522 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे हिमाचल के एरिया का 11.71% जो है वो कवर करता है। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं एरिया ऑफ शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और यहाँ का एरिया 5,131 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी सही है। ये पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो 9.22% जो है वो कवर करता है। ठीक है, ये भी सही है यहाँ पर। बोलते हैं एरिया ऑफ सिरमौर इज 3,825। सिरमौर का जो एरिया आता है वो कितना आता है, सिरमौर का एरिया जो है वो 2,825 आता है, ना कि 3,000। 2,825 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 5.07% जो है वो कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 and 3 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा गया था, सॉरी, दूसरी तीसरी सही है, तो चौथी और पहली इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, दूसरी तीसरी तो सही थी। यहाँ पर दिया भी गया है किस डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिलासपुर बिल्ट अ फोर्ट ऑन द हिंडूर बॉर्डर। तो राजा कौन थे बिलासपुर के जिन्होंने हिंडूर के बॉर्डर पर एक किला बनाया था, वो राजा कल्याण चंद थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ योगी हु ब्लेस्ड साहिल वर्मन विद 10 सन्स। तो राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्रों का आशीर्वाद दिया गया था, किस योगी के द्वारा, राजा चरपटनाथ के द्वारा ये जो है वो आशीर्वाद दिया गया था, राजा चरपटनाथ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान का जो था, बोलते हैं साइंड एट द बार्न्सकोट में हुआ था। शिमला एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान का मार्च 1971 में जो है वो हुआ था। वो बताते हैं, पूछते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हुआ तो ये बार्न्सकोट में था, जिसको प्रेजेंट टाइम में राजभवन के नाम से जाना जाता है, परंतु मार्च 1971 में ये नहीं हुआ था। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। अच्छा, अब शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था ये आप कमेंट कर बताएंगे, चाहे आप नेट से सर्च कर बताइए, चाहे आप कमेंट पढ़कर बताइए, परंतु आपको एक बार इसके बारे में पूरा जान लेना चाहिए कि कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, कौन से मंथ में हुआ था। ये मैंने बता दिया कहाँ पर हुआ था। अच्छा, हुआ किस किस के बीच में था ये भी आप देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे तो भूलेंगी भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिल्ड द फॉलोइंग फ्रॉम द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज अवॉर्डेड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार। तो ये किंकरी देवी को जो है वो अवार्ड दिया गया था। किंकरी देवी थी सिरमौर की एक, इन्होंने पर्यावरण को लेकर आवाज़ उठाई थी उस टाइम, तो इनको जो है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। किंकरी देवी का नाम ध्यान रखना। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं यहाँ पर कि सुरखपुर फोर्ट मंडी में स्थित है, सुरखपुर किला 1695 में बनाया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सुरखपुर किला मंडी में ही है और 1695 में ही ये बनाया गया था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गिरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गिरी की सहायक नदी कौन सी इनमें से नहीं है। आप जानते हैं कि हम जब सिरमौर में नदियां पढ़ते हैं तो गिरी भी एक नदी आती है। इसमें से बोलते हैं गिरी की सहायक नदियों में जलाल आती है, एक जलाल आती है, और जलाल के अलावा जो है वो पेरवी भी इसकी सहायक नदी जो है वो आती है, और कोहल भी इसकी सहायक नदी आती है, परंतु पब्बर इसकी सहायक नदी जो है वो नहीं आती। पब्बर की अगर हम बात करें तो पब्बर आपको पता होना चाहिए टॉन्स की सहायक नदी बनती है, और पब्बर नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की चंद्रनाहन से जो है वो निकलती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, ये गिरी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अगर टेलीग्राम पर आप अभी भी हमें नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।
आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।